हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप बहुत अच्छे होंगे और उतना ही अच्छा आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आपका सबका स्वागत है आपके अपने संबोधि सिविल सर्विसेज में। हर संडे में कुछ कहानी से रिपीट होते हुए दिखाई दे रही है। वो क्या कहानी है कि हर संडे हमने देखा पाकिस्तान की पिटाई हो रही है। कैसे हो रही है, पहले बात करें एशिया कप में तो भारत इंडिया की मेंस टीम ने पाकिस्तान को अच्छे से धोया। फिर वर्ल्ड कप की बात करें तो भारतीय महिलाओं ने, इंडियन विमेंस टीम ने पाकिस्तान की टीम को धोया। और अब अगर पिछले सैटरडे संडे की हम बात करें तो अफगानिस्तान, यहाँ पे क्रिकेट टीम नहीं बल्कि अफगानिस्तान के सोल्जर्स ने पाकिस्तान के सोल्जर्स, और कितने सोल्जर्स, 58 सोल्जर्स को मार गिराया। बहुत 58 एक बड़ा नंबर होता है। क्यों ये सब कुछ हुआ? इससे पहले कुछ दिनों से लगातार न्यूज आ रही थी कि पाकिस्तान ने काबुल में जाके एयर स्ट्राइक की है। बीच में ये भी खबर है कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत में आए हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लेके MOU साइन किए हैं। भारत को ये निमंत्रण भी दिया है कि आप अफगानिस्तान में आएं और मिनरल्स की खोज करें। एक बड़ा निमंत्रण है। चलिए जानते हैं सारी कहानी कि क्या हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, क्या हुआ डुरंड रेखा पे, कैसे सऊदी अरब का इन्वॉल्वमेंट हम देख सकते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान जो ये तैयारी कर रहा था कि भारत के लिए 3 फ्रंट वॉर खोल दे, जिसमें पाकिस्तान खुद शामिल था, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का आयरन ब्रदर चीन शामिल था। और हाल ही में जो घटनाक्रम हुए हैं उसको देखते हुए बांग्लादेश भी उस फील्ड में आपको नजर आ रहा था। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान मिलकर जहां ये बात की जा रही थी कि इंडिया के अगेंस्ट 3 फ्रंट खोले जा सकते हैं, अब पाकिस्तान खुद अपने जाल में फंस गया है और खुद जाल में ऐसा फंसा है कि पाकिस्तान के लिए अब 3 फ्रंट खुल चुके हैं वॉर के लिए। चलिए जानते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या है ये और क्या हुआ है दक्षिण एशिया में उग्र टकराव। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान का ये जो 3 फ्रंट संकट है ये क्या है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ये क्राइसिस की अगर अपन बात करें तो वर्तमान संकट का संदर्भ अगर अपन देखें, सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमला। क्या हुआ इसको जानते हैं। हाल ही घटनाक्रमों में दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता, अगर बात करें रीजनल स्टेबिलिटी को गंभीर रूप से हिला दिया है। क्या हुआ कि पाकिस्तान का मानना है कि पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन ठिकानों पर, अब आप सोचिए अगर पाकिस्तान को आतंकवादी संगठनों के ठिकानों पर ही आक्रमण करना था तो पाकिस्तान को सबसे पहले एयर स्ट्राइक अपने ही देश पे कर देनी चाहिए थी। हालांकि पाकिस्तान खुद अपने देश पे एयर स्ट्राइक करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, TTP के ठिकानों पे हवाई कार्रवाई की। और इस कहां पे हवाई कार्रवाई की? अफगानिस्तान के काबुल में जाके ये कार्रवाई की। इसके बदले में अफगानिस्तान की ओर से एक विनाशकारी जवाबी हमला हुआ और इस हमले में पाकिस्तान के 58 सोल्जर्स मार गिराए। किसने? अफगानिस्तान ने। पाकिस्तान ने सीमा पार करके एयर स्ट्राइक की, अफगानिस्तान में जाके काबुल पे एयर स्ट्राइक की और जवाबी कार्रवाई में डुरंड रेखा पे आप देखोगे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की मिलिट्री की अगर माने तो अफगानिस्तान की सेना ये कह रही कि हमने केवल अपना अभी तक 10% एफर्ट दिया है और उस 10% एफर्ट की कार्रवाई में पाकिस्तान के 58 सोल्जर्स मारे गए। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि केवल ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि कैसे पाकिस्तान अपने ही लिए गड्ढा खोद रहा है और 3 फ्रंट में उलझता जा रहा है। इमीडिएट ट्रिगर की अगर बात करें कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पे बात अगर करें तो पाकिस्तान की वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक का प्राथमिक उद्देश्य यह था कि TTP क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को खत्म करना था। TTP जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है, अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षित पनाहगाह के रूप में वो अफगानिस्तान को यूज करता है। ऐसा पाकिस्तान का मानना है कि TTP जो है वो अफगानिस्तान में सुरक्षित रह रहा है। अब उस पर क्या करना है, हमको हवाई हमले करने हैं, ये पाकिस्तान ने माना। TTP के ठिकानों से लगातार पाकिस्तानी सैन्य चौकियों और नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। ये पाकिस्तान का मानना है कि TTP लगातार
पाकिस्तानी सेना पे और पाकिस्तानी नागरिकों पे क्या कर रहा है, हमले कर रहा है। इस्लामाबाद इस चीज को क्या कहता है, बड़ी मजाक की बात है, इस्लामाबाद ये कहता है कि सीमा पार आतंकवाद, ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म इसे मानता है। वो देश जो खुद इस ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म को पैदा करता है, वो देश जो इस ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म की सबसे बड़ी सप्लाई चेन है, वो ये कह रहा है कि टीटीपी जो अफगानिस्तान में है वहां से क्या हो रहा है, ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है। टीटीपी का लक्ष्य क्या है? टीटीपी का लक्ष्य है कि पाकिस्तान में जो सरकार है इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए और जो विचारधारा है, कट्टरपंथी विचारधारा, वो किसके शासन में आ जानी चाहिए, पाकिस्तान में उसका शासन हो जाना चाहिए। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टीटीपी को भी पनाह देने वाला और कोई नहीं बल्कि कौन, खुद था, पाकिस्तान था। देखते हैं इसके बाद अफगानिस्तान का क्या रेस्पॉन्स रहा। अफगानिस्तान का हमला इस संकट को एक नए और खतरनाक स्तर पर ले गया जो पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी। हुआ ये कि 58 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत एक सामान्य सीमा झड़प तो नहीं हो सकती, इसका मतलब पूरी डुरंड जो रेखा है उस पर डिस्टरबेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि एक सुनियोजित और एक बड़ा हमला था। पाकिस्तान को इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि जो अफगानिस्तान की आर्मी है वो इतनी प्लान तरीके से और इतनी जल्दी ही क्या कर देगी, पाकिस्तान को रिटेलिएट कर देगी। यह हमला डुरंड लाइन पर पाकिस्तान के नियंत्रण और संप्रभुता को सीधे चुनौती देता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान डुरंड रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता ही नहीं है। इस वजह से तालिबान की भागीदारी, इस हमले का पैमाना बताता है कि इसमें टीटीपी के साथ साथ अफगान तालिबान की सेनाएं भी शामिल थी जो पाकिस्तान के खिलाफ शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रही है। तो अफगानिस्तान का रुख एकदम क्लियर है कि पाकिस्तान हमारा क्या है, एनिमी है। और हो भी क्यों ना हो, अगर कोई देश आपके एयर स्पेस में आके आपके कंट्री के कैपिटल पे एयर स्ट्राइक करता है तो ये होना एकदम लाजमी था। अगर अपन बात करें इस पैराडॉक्स की, तो पैराडॉक्स क्या है इसमें ये जानने का प्रयास करते हैं। तो पाकिस्तान जिस अफगान तालिबान को दशकों से पालता पोसता आया है, आज उसी की वजह से पाकिस्तान क्या है, संकट में है। तो एकदम ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपने घर के पीछे के गार्डन में अगर सांप को पालोगे तो वो हमेशा आपके पड़ोसी को नहीं डसेगा, एक ना एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह सांप आपको खुद को भी डस लेगा। बिल्कुल पाकिस्तान में ये हो रहा है कि जिस तालिबान को, जिस टीटीपी को पाकिस्तान पनाह देता था, अब वो टीटीपी किसके अगेंस्ट हो गई है, पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गई है। तालिबान एक तो अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के अलावा एक और तालिबानी से टीटीपी कहा जाता है। टीटीपी का उद्देश्य यह है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हटा के तालिबान की सरकार आ गई है, कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है, बिल्कुल वैसी ही सरकार का मिले वो आ जाए पाकिस्तान में। अफगानिस्तान की सरकार हालांकि बहुत अच्छा काम कर रही है, आपने देखा होगा अफगानिस्तान की जब फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए तो भारत के विदेश मंत्री ने काफ़ी स्वागत किया, बहुत सारे एमओयू साइन किए गए उनके साथ। लेकिन टीटीपी क्या चाहती है, उस कट्टरपंथी विचारधारा को पाकिस्तान में लाना चाहती है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तालिबान का समर्थन दिया ताकि काबुल में स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली फ्रेंडली रिजाइम हो। पाकिस्तान ने तालिबान को हमेशा सपोर्ट किया क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि जो तालिबान सरकार जो अब अफगानिस्तान में बनेगी वो किसके साथ फ्रेंडली रवैया अपनाएगी, पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली रवैया अपनाएगी। पर कोई भी सरकार जब उसके कैपिटल में आके आप एयर स्ट्राइक करोगे, जब पाकिस्तान जैसे देश का चेहरा, साफ चेहरा किसी के सामने पहुंचता है तो कोई भी सरकार किसी के साथ इस तरीके का रवैया नहीं अपना सकती। सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान तालिबान ने टीटीपी को नियंत्रित करने से इनकार कर दिया। अब ये कहा कि भाई टीटीपी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसका लेना देना सीधा किससे है, पाकिस्तान से। तो अफगानिस्तान की सॉइल से इसका कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान अब अपने ही दोस्त की धरती से संचालित हो रहे दुश्मन से लड़ रहा है, किससे, टीटीपी से लड़ रहा है। तो अल्टीमेटली टीटीपी को यहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान खुद पाकिस्तान का है। इंटरनल फ्रंट की अगर अपन बात करें, पाकिस्तान में आंतरिक फ्रंट कैसे खुल रहे हैं। पहला जो आंतरिक फ्रंट है वो है बीएलए और सीपीईसी। बार बार आपने सुना होगा, हालांकि पाकिस्तान ने और यूएसए ने मिलकर अब इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। पर आप एक बात बताइए, एक ऐसा क्षेत्र
जहाँ पे मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे, वो मिनरल रिच एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए था, उस इलाके में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। जी हाँ, ये इलाका है बलूचिस्तान का इलाका। जो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद तो क्या, पाकिस्तान तो बना था, भारत आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं था। पाकिस्तान ने इनको, बलूचिस्तान के लोगों को धोखा देके अपने देश में मिलाया और अब उन्हीं लोगों के साथ पाकिस्तान क्या करता है, गद्दारी करता है। वहाँ से आपको पता होगा CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होकर गुजरता है। ये वादा किया था बलूचिस्तान से कि भाई CPEC जब बनेगा तो आपके लोगों को रोजगार यहाँ पे मिलेगा और आपके लोगों तक वेल्थ पहुँचेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो अब किसके हाथों में दे दिए, पाकिस्तान ने चाइना के हाथों में दे दिए हैं। BLA का लक्ष्य क्या है कि पाकिस्तान से स्वतंत्र होना और बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण किसका हो, BLA का खुद का हो, बलूचिस्तान के खुद के लोगों का हो। CPEC पे हमला। अब आप एक बात बताइए कि आप अपने जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र को आपका देश और वो देश जिसने आपसे पहले बहुत वादे किए हैं और हर एक वादा झूठा रहा है, वो अब आपके संसाधनों को एक ऐसे देश को दे रहा है, चीन जैसे देश को। तो वहाँ के लोग ही बिल्कुल इस बात का विरोध करते हैं कि हमारे संसाधनों को चाइना को देने की ज़रूरत नहीं है। BLA लगातार CPEC का विरोध करता आ रहा है और इसके तहत CPEC पे बहुत सारे हमले भी किसने किए हैं, BLA ने किए हैं। चीनी कर्मियों पर बहुत हमले किए हैं। आर्थिक पतन का खतरा, ये हमले न केवल चीन के $multi-billion इन्वेस्टमेंट को खतरे में डालता है, बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के प्रयासों को भी बाधित करता है। CPEC एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है, ये मैं नहीं कह रहा। आप जितने भी इकोनॉमिक्स बड़े बड़े आप पढ़ोगे उनसे आप पाओगे चाइना का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था CPEC, जहाँ पे $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था चाइना ने पाकिस्तान में, अब वो जो प्रोजेक्ट है वो चीन को भी नजर आ रहा है कि ये क्या है, हमारे ऊपर लायबिलिटी बन गया है, ये इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा हो गया और इससे रिटर्न कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो शून्य नहीं, वो कहाँ पे है, माइनस में है। इतना करप्शन है पाकिस्तान में कि अर्थव्यवस्था में कितनी भी चीज़ें डाल दी जाएं, वो सब वहाँ की जो सेना है, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो लेके और अपने बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, बाहर USA UK में भेज देते हैं। तो CPEC भी उसी में आप देखोगे एक फ्लॉप प्रोजेक्ट बन के नज़र आ रहा है। सेकेंड फ्रंट की अगर अपन बात करें तो आइडियोलॉजिकल रिफ्ट। कैसे आइडियोलॉजिकल रिफ्ट? पाकिस्तान जो हमेशा से USA का एक पपेट रहा है, वहाँ पे इस बार भी जब जो शरीफ की सरकार है या वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को क्या करते हैं, उनकी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं और इस ईगो को सेटिस्फाई करते करते अब एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे उनको इजराइल को क्या करना पड़ेगा, इजराइल की बात माननी पड़ेगी। जी हाँ, जब हम बात करते हैं कि गाजा में पीस आना चाहिए, USA ने जो 20 पॉइंट्स का प्लान दिया है उसमें पाकिस्तान को भी सपोर्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान USA के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, लेकिन पाकिस्तान में रह रहे बहुत सारे फंडामेंटलिस्ट लोग इजराइल का साथ नहीं दे सकते, इजराइल की कोई भी बात नहीं मान सकते। जहां तक है आपको पता होगा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इजराइल को मान्यता भी नहीं देता है। ये सब चीजें जब होती हैं तो पाकिस्तान के वो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप क्या करेंगे, पाकिस्तान की सरकार का विरोध करेंगे, पाकिस्तान की सेना का विरोध करेंगे, USA का विरोध करेंगे और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्या है, सरदर्द है, उनके लिए एक अलग फ्रंट के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये दो इंटरनल फ्रंट हमने देखे किसके, पाकिस्तान के। द इकोनॉमिक वेपन। अब भारत का नाम जब भी अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का स्ट्रगल होता है, भारत का नाम अपने आप पाकिस्तान जोड़ देता है और यहाँ पे भारत ने बिना कोई हथियार उठाए हुए पाकिस्तान को और USA को अच्छा जवाब दिया है। कैसे जवाब दिया? आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने एक शिप दिया है पूरा रेयर अर्थ मिनरल से, किसको, USA को, और USA को इनवाइट किया कि भाई आप हमारी धरती पे आओ और रेयर अर्थ मिनरल्स का क्या करो, एक्सप्लोरेशन करो। बिल्कुल अफगानिस्तान ने वही काम किया इंडिया के साथ। जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आए तो उन्होंने ये बात की चर्चा करी जयशंकर साहब के सामने कि आप कहाँ पे आओ, अफगानिस्तान में आओ और मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम करो। सैन्य संघर्ष के बीच अफगानिस्तान ने भारत को अपने विशाल खनिज भंडार की पेशकश करके एक
आर्थिक हथियार का इस्तेमाल किया है। तो इंडिया ने इस पूरे जगह आप देखोगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें एक इकोनॉमिक बेनिफिशियरी के रूप में कौन उभरता हुआ नजर आ रहा है? भारत उभरता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान के पास लिथियम, कॉपर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के विशाल भंडार हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कर सकते हैं? बूस्ट कर सकते हैं। चाहे हम बात करें बैटरीज की, चाहे हम बात करें ईवीज की, उस सब जगह ये काम में आते हैं। ये प्रस्ताव पाकिस्तान को दिया गया सबसे बड़ा राजनयिक और आर्थिक दंड के रूप में देखा जा सकता है। न केवल पाकिस्तान को बल्कि यूएसए को भी, जो यूएसए भारत के साथ कर रहा है, बार बार जो टैरिफ की बात हो रही है उसको देखते हुए ये काफ़ी अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग आंसर है। डिप्लोमेटिक ट्रम्प की अगर अपन बात करें तो इंडिया इस क्षेत्रीय अस्थिरता का सक्रिय लाभ उठा रहा है। कैसे उठा रहा है? फॉरेन मिनिस्टर्स का दौरा अफगानिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर का न्यू दिल्ली दौरा पाकिस्तान पर सैन्य दबाव के बीच इंडिया अफगानिस्तान संबंधों को मजबूत करने का एक स्पष्ट संकेत है। साथ ही साथ अफगानिस्तान जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये बात कही कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हम सब जानते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना झूठा नैरेटिव इस तरीके से फैला रखा है कि बहुत सारे देश इसको या तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते हैं या इंटरनेशनल मैप्स अगर आप देखोगे तो बहुत बार जाने अनजाने में वो कश्मीर को किसका पार्ट बता देते हैं? पाकिस्तान का, जबकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। और जल्दी आप देखोगे अब भारत के नक्शे में जो पीओके नजर आता है वो पीओके नहीं होगा, वो क्या होगा? आईओके, इंडिया का वो कश्मीर होगा, पाकिस्तान का कश्मीर नहीं है। तो जिस तरीके से अफगानिस्तान ने इस स्टैंस पे आके खड़े होके कहा है कि कश्मीर किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है, कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। ये बात बताता है कि अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर क्या हो रहे हैं? लगातार हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान का जो झूठा नैरेटिव है उसको झुठलाया जा रहा है। साथ ही साथ खनिज अन्वेषण से इंडिया और अफगानिस्तान के एक स्थायी आर्थिक और सामरिक उपस्थिति मिलेगी। भारत को एक स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक प्रेजेंस अपनी दिखा सकता है। कहाँ पे? इंडिया अफगानिस्तान में। और पाकिस्तान को चुनौती यहाँ से दी जा सकती है। द ईस्टर्न फ्रंट पोस्टर की अगर अपन बात करें तो भारत सरकार ने आज तक ये नहीं कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हो गया है। भारत ने अभी यही कह रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सस्पेंडेड है और कभी भी शुरू किया जा सकता है। तो पाकिस्तान के अगर ईस्टर्न बॉर्डर की अपन बात करें तो वहां पे एक विशाल आपको हाथी देखने को मिलेगा जिसका नाम है भारत। अगर पाकिस्तान ने हल्की सी भी गलती करी तो जैसा कि हमारे आर्मी चीफ ने कहा था कि इस बार पाकिस्तान का भूगोल और पाकिस्तान का इतिहास दोनों बदल दिया जाएगा। भारत अभी इंडिया ने अफगान पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष पर सैन्य रूप से प्रतिक्रिया कोई नहीं दी है, सैन्य रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। भारत अभी क्या है? शांत है। इंडिया जानता है कि पाकिस्तान दो सक्रिय मोर्चों पर उलझा हुआ है, एक इंटरनली और एक अफगानिस्तान के साथ। ऐसे में इंडिया द्वारा अफगानिस्तान के साथ संबंध मजबूत करना ही पाकिस्तान पर सबसे बड़ा राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक क्या बढ़ता है? दबाव, जो प्रेशर है वो वैसे ही इंडिया ने इतना जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान पे बनाया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट साफ रूप से देखी जा सकती है। इंडिया के लिए पाकिस्तान के आंतरिक और पश्चिमी मोर्चे पर व्यस्तता अपने आप में एक सामरिक क्या है? जीत है, स्ट्रेटेजिक विन है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दूसरी जीत आप देख सकते हो भारत की, जहां पे भारत ने बिना हथियार उठाए हुए पाकिस्तान को फिर से क्या कर दिया है? हरा दिया है। बहुत सारे सोशल मीडिया पोर्टल ने इसे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी कहा। किसको? जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 58 सोल्जर्स को मारा। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 इस संघर्ष को एक बड़े भू राजनीतिक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कितने डीप रिलेशंस हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान को ये महसूस कराने के लिए कि वे दो मोर्चों पर घेर लिया गया है। टू फ्रंट एनसर्कलमेंट आप देख सकते हो, एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ भारत आपको देखने को मिलेगा। ये नैरेटिव काफी है किसके लिए? पाकिस्तान की जो सेना, जो हमेशा जिसने हार का मुंह देखा है, पाकिस्तान की सेना और जनता पर यह विश्वास करने का दबाव बनाता है कि इंडिया इस अस्थिरता का लाभ उठा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान चाहता है कि भारत अस्थिर रहे, भारत
बिना कुछ करे वो देख पा रहा है कि पाकिस्तान क्या हो रहा है, इससे लगातार पाकिस्तान में अस्थिरता क्या हो रही है, बढ़ रही है। चाइना का प्राइमरी फियर अगर आप देखोगे, सब बीच में चाइना का प्राइमरी फियर क्या है कि साहब बीएलए लगातार किसको अटैक कर रहा है, सीपीसी को अटैक कर रहा है। अगर ये इंटरनल फ्रंट अगर टाइम से बंद नहीं हुआ पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार इसको टाइम से कंट्रोल नहीं कर पाई, तो जो चाइना का $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है सीपीईसी, ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, धूल में चला जाएगा। सीपीईसी चीन के बीआरआई की क्या है, लाइफलाइन है, जो अरबों डॉलरों का क्या है, प्रोजेक्ट है। बीएलए और टीटीपी दोनों ही पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता और बलूचिस्तान में बीएलए द्वारा चीनी कर्मियों पर लगातार हमले चीन के इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम है। चीन की मांग क्या है, चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान क्या हो जाए, तेजी से जो अस्थिरता के तरफ बढ़ रहा है वहां पे क्या आ जाए, स्थिरता आ जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इतने कुकर्म किए हैं कि वहां पे स्थिरता आना हाल ही में आपको नजर नहीं आएगा। चाइनाज डिलेमा, अफगानिस्तान द्वारा इंडिया को खनिज अन्वेषण की पेशकश चाइना के लिए गंभीर बूढ़ रणनीतिक झटका है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट में चाइना ने रोक लगा दी थी। अगर भारत अफगानिस्तान में जाके अन्वेषण करता है और अब भारत को अगर अफगानिस्तान में आरईई मिल जाते हैं, तो मोनोपोली जो चाइना की है, इंडिया उसको क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। इंडिया की भागीदारी चाइना के क्षेत्रीय आर्थिक प्रभुत्व को सीधे क्या कर सकती है, चुनौती दे सकती है, और सप्लाई चेन की जो असुरक्षा है उसको क्या कर देगी, चाइना की असुरक्षा को ये बढ़ा सकती है। ठीक है, तो आप देखोगे पर्दे के पीछे चाइना कोशिश करेगा अफगान तालिबान के साथ मिलके कि भारत को इस चीज से रुका जा सके, बट जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर खुद इस बात को कह चुके हैं, तो अब चाइना की दाल यहाँ पे नहीं गलेगी। हाल ही में आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया ने एक पैक्ट किया था, जिसे ये कहा जा रहा था कि शायद ये एशियन नेटो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे नेटो में अगर एक देश पे आक्रमण है, आर्टिकल 5 आर्टिकल से आपने सुना होगा, एक देश पे आर्टिकल, इसका मतलब क्या है, बाकी सब देशों पे भी अटैक हो गया है। तो जब पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो सऊदी अरेबिया ने क्यों कुछ रिएक्ट नहीं किया? सऊदी अरब और कतर ने, दोनों ने केवल ये बात कही कि हम लोग इस बात से चिंतित हैं। पाकिस्तान के साथ सुरक्षा समझौते के बावजूद सऊदी अरब सीधे सैन्य हस्तक्षेप से यहाँ पे बचेगा और बच रहा है। क्यों? क्योंकि अगर भारत की बात करें तो इंडिया सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े ऑयल कस्टमर्स और इन्वेस्टमेंट पार्टनर में से एक है। इंडिया को शत्रु बनाना सऊदी अरब की विजन 2030 की महत्वाकांक्षाओं के विपरीत होगा। सऊदी अरबिया इस बात को जानता है कि हमारा सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है कौन है, इंडिया है। हम इंडिया के साथ अपने संबंध खराब नहीं कर सकते। इसलिए आप देखोगे जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो सऊदी अरेबिया क्या है, चुप है। सुरक्षा समझौता का प्राथमिक ध्यान गल्फ सिक्योरिटी और ईरान से उत्पन्न होने वाले क्षेत्रीय खतरों पर है, ना कि सुदूर दक्षिण एशियाई सीमा संघर्ष पर। तो सऊदी अरेबिया का सीधा सीधा ये है कि अगर ईरान से कुछ भी हमला होता है पाकिस्तान पे, तो हो सकता है सऊदी अरेबिया डायरेक्टली इन्वॉल्व करे, बाकी सऊदी अरेबिया इन सब चीजों में नहीं पड़ेगा। सऊदी अरेबिया केवल राजनयिक समर्थन, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे सकता है, ओआईसी मंचों पर निंदा कर सकता है, आर्थिक पैकेज जैसा कि हर बार पाकिस्तान को भीख के रूप में सऊदी अरेबिया दे देता है, वो वैसा कुछ यहाँ पे सऊदी अरेबिया देगा। इससे ज्यादा सऊदी अरेबिया यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। अगर ग्लोबल स्टैंड की अगर अपन बात करें तो हमेशा जैसे जयशंकर साहब ये कहते हैं कि दुनिया को ये लगता है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज को, यूरोप को और यूएसए को, कि अगर यूरोप में युद्ध हो रहा है तो वो पूरी दुनिया का युद्ध है, लेकिन अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो सो कॉल्ड वेस्ट कंट्रीज के लिए वो युद्ध नहीं है। इसलिए आप देखोगे ग्लोबली इन सब चीजों पे क्या बांधी हुई है, अभी लोगों ने चुप्पी बांधी हुई है। सब लोग कहां बिजी हैं, इजराइल और गाजा में उलझे हुए हैं। तो अगर इन 3 फ्रंट की समरी देखें तो वेस्टर्न तरफ पाकिस्तान के वेस्ट में अफगानिस्तान को आप देख पा रहे हो, इंटरनली आप देख पा रहे हो, और ईस्टर्न और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आप इंडिया की बैटिंग यहाँ पे देख पा रहे हो।
रीजनल डी अलाइनमेंट की अगर अपन बात करें, किस तरीके से डी अलाइनमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, यह संकट क्षेत्रीय गठबंधनों को फिर से परिभाषित कर रहा है। तो 2025 में बहुत सारी चीजें फिर से क्या लिखी जा रही है, नई परिभाषा यहाँ पे लिखी जा रही है। इंडिया अफगानिस्तान एक्सिस आर्थिक तौर पे भी आप देख रहे हो, पाकिस्तान चाइना एक्सिस जो सुरक्षा के तौर पे लगातार क्या होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। और सऊदी अरेबिया का नया रोल वो केवल एक किस रूप में काम कर रहा है, अब सैन्य सहयोगी की बजाय एक आर्थिक मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है। कौन? सऊदी अरेबिया। आगे अगर अपन देखें तो टीटीपी द कोर ड्राइवर जो है इसका, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये नॉन स्टेट एक्टर है जो पूरे क्षेत्रीय तनाव का मूल चालक है। कोर ड्राइवर कौन है? ये टीटीपी है। पाकिस्तान की सेना और सरकार को व्यस्त रखते हैं, जिससे देश की आंतरिक संस्थाएं क्या होती रहती हैं, कमजोर होती रहती हैं। टीटीपी और तालिबान की सरकार जब अफगानिस्तान में बनी तो टीटीपी के मंसूबे और ज्यादा क्या हो गए, मजबूत हो गए कि अब तो पाकिस्तान में भी क्या आ जाएगा, तालिबान की सरकार आ जाएगी और ये कट्टरपंथी विचारधारा कहाँ हो जाएगी, पाकिस्तान में भी पहुंच जाएगी। रिस्क ऑफ ऑल आउट वॉर, 58 सैनिकों की मौत के बाद पूर्ण युद्ध का खतरा पहले से कहीं ज्यादा अधिक है, भले इसके परिणाम विनाशकारी हों। और हमें पता है कि अगर युद्ध होगा तो युद्ध के परिणाम हमेशा क्या होते हैं, विनाशकारी होते हैं। तो भारत की नीति हमेशा ये कहती है कि युद्ध ना हो तो ज्यादा अच्छा है, बातों से बात बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। पाकिस्तान की सेना पर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए बदला लेने का भारी आंतरिक और सैन्य दबाव है। पाकिस्तान को हमेशा साख बचा के रखनी है, अपने लोगों को गुमराह करके रखना है। पाकिस्तान ये काम करता रहेगा। तालिबान की अप्रत्याशितता, अफगानिस्तान तालिबान की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है और उसकी टीटीपी को ना छोड़ने की जिस संघर्ष को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। कंट्रोल एस्केलेशन, दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण युद्ध से बचने के लिए शुरुआती संघर्ष को सीमित हवाई और सीमा पार हमलों तक ही सीमित रखने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये एक छोटी सी गलती भी बड़ी तबाही का क्या बन सकती है, कारण बन सकती है। तो हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की डुरंड रेखा पर क्या आपको देखने को मिलेगा। डोमिनो इफेक्ट की अगर अपन बात करें, दक्षिण एशिया में मौजूद संकट डोमिनो इफेक्ट का एक आदर्श उदाहरण है। क्या है डोमिनो इफेक्ट, इसको समझते हैं। किसी एक देश जैसे पाकिस्तान की कमजोर आंतरिक स्थिरता, दोषपूर्ण फॉरेन पॉलिसी ने क्षेत्रीय शक्तियों के लिए एक अवसर पैदा कर दिया है। चाहे बात करें टीटीपी की, चाहे बात करें पाकिस्तान के खुद के आंतरिक संघर्षों की, सब क्या देख रहे हैं, एक चुनौती के रूप में इसे देख रहे हैं। इंडिया ने इस संकट का उपयोग आर्थिक और राजनयिक लाभों के लिए किया है। भारत जो केवल क्या चाहता है, भारत केवल विकास चाहता है, अपनी गति से विकास चाहता है। तो आप देखोगे भारत किस तरह से काम में ले रहा है, यहाँ पे आर्थिक और राजनयिक लाभ के लिए काम में ले रहा है, जबकि चाइना और सऊदी अरेबिया ने अपनी आर्थिक संपत्ति की रक्षा के लिए क्या बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। चाइना सीपीसी के लिए और सऊदी के बाद पता है कि ईरान अगर अटैक करता है तो हमें शायद पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब क्या कर लेगा, बचा लेगा। इसलिए वो पैक्ट सऊदी अरेबिया ने साइन किया है। क्षेत्र में शांति तभी संभव है जब सभी देश गैर राज्य अभिनेताओं को आश्रय देना बंद करें, और इसमें ये काम सबसे पहले किसको करना होगा, पाकिस्तान को करना होगा। तभी ये संकट क्या हो सकता है, दूर हो सकता है। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, भारत को इस समय क्या करना चाहिए। क्या ये बिल्कुल वही सही समय है कि जब भारत को ऑपरेशन सिंदूर फिर से कंटिन्यू कर देना चाहिए, और उधर अफगानिस्तान को सपोर्ट करके पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स पे हम लोग टेंशन बढ़ाएं और पाकिस्तान को अच्छा सबक जो अभी तक हम लोग हमेशा से सिखाते आए, उसी तरीके का एक और सबक पाकिस्तान को 2025 में भी मिल जाना चाहिए। आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।